जोसेफ विजय चंद्रशेखर या उनके प्रशंसक कहते हैं थलापति। लेकिन विजय का मुख्यमंत्री बनना तमिलनाडु का ये सिर्फ कोई भी सत्ता बदल नहीं है। विजय होने के मायने क्या हैं? एक ऐसा व्यक्ति जो धर्म से क्रिश्चियन है यानी ईसाई है और जाति से दलित है। स्टारडम तो उत्तर भारत में भी अगर यही काफ़ी होता कि खाली शोहरत और काफ़ी सिर्फ स्टार होना काफ़ी होता तो अमिताभ बच्चन आज कम से कम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो होते। धर्मेंद्र कम से कम कहीं राज्य में ही सही चाहे मंत्री तो बन गए होते। हेमा मालिनी को कम से कम कोई एक बड़ा ओहदा तो हासिल हुआ होता। बीजेपी और आरएसएस को लगातार ये बताते रहे कि जो आइडियोलॉजिकल एनिमी है, जो वैचारिक जो दुश्मन है वो बीजेपी आरएसएस ही है। नॉर्थ की ये पूरा जो सड़ी हुई जो राजनीतिक हमारी जो परंपराएं हैं, क्या हम दक्षिण भारत की किताब से एक पन्ना उखाड़ कर कुछ दर्स हासिल कर सकते हैं? जी हाँ, विजय की जीत हुई तमिलनाडु में और मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली उन्होंने आखिरकार। इस सब के बावजूद भी कि पूरा का पूरा सिस्टम ये चाहता था कि वो मुख्यमंत्री ना बन पाए। जिस तरह से संघर्ष हुआ उनका राज्यपाल के साथ वो हमने देखा, तमिलनाडु ने देखा, पूरी दुनिया ने भी देखा। लेकिन विजय का मुख्यमंत्री बनना तमिलनाडु का ये सिर्फ कोई भी सत्ता बदल नहीं है। कोई भी एक राज्य में सरकार का या पार्टी का बदल जाना नहीं है। इससे पहले तो हम देखें जो स्टालिन थे वो भी बेहतरीन नेता थे और नरेंद्र मोदी के सामने एक विचारधारा के प्रतिरोध के तौर पर, एक आइडियोलॉजिकल रेजिस्टेंस के तौर पर जिस तरह से वो उभरे थे, जिस तरह से उन्होंने चुनौती दी थी उन्होंने और साथ साथ ममता बनर्जी ने, इन दोनों ने एक तरह का एक आइडियोलॉजिकल जो चैलेंज दिया था नरेंद्र मोदी को, उसकी मिसाल तो इतिहास की किताबों में जाएगी। लेकिन आज मैं आपसे चर्चा इस बात पर करने वाली हूं कि विजय होने के मायने क्या हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो धर्म से क्रिश्चियन है यानी ईसाई है और जाति से दलित है। जी हाँ, उनकी दलित पहचान के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसे व्यक्ति का चुना जाना, एक ऐसे व्यक्ति का तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनना, ये अपने आप में ऐतिहासिक है और उन तमाम अंधेरे कोनों में थोड़ी थोड़ी रोशनी भेजता है। इस पूरे अंधेरे आकाश में जहाँ हिंदुत्व की राजनीति है, बहुसंख्यकवाद की राजनीति है, धर्म पर आधारित राजनीति है, जहाँ संविधान को कुचलने की पूरे तरीके से कोशिश हो रही है, जो दानव है बहुसंख्यकवाद का, वो सामाजिक न्याय और सामाजिक न्याय की राजनीति को पूरे तरीके से मैं कहूँगी सटक रहा है, गटक रहा है और ख़त्म कर देना चाहता है। ऐसे में सामाजिक न्याय का एक बड़ा नायक हमारे सामने उभर कर आया है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे विजय का बनना चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु का ये इतनी बड़ी खबर है जिसको रेखांकित किया जाना बहुत ज़रूरी है। उनके बारे में जितना मैं जानती हूँ उतना ज़्यादा उत्सुकता होती है, उतनी ज़्यादा क्यूरोसिटी होती है ये समझने की और ये भी देखने की कि ऐसे वक्त में जबकि दक्षिण भारत एक नेतृत्व दे रहा है, लीडरशिप, एक राह दिखाने का काम कर रहा है भारत के बाकी हिस्सों में, जब लगता है कि लगभग 80% आप ये देखिए इस वक्त जो 80% भारत की टेरिटरी है, जो राजनीतिक ज़मीन है, उस पर भगवा लहरा रहा है। भारत के जो सेक्युलर, लिबरल, डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है उस पर अब तक का सबसे खतरनाक और वजूद का संकट मंडरा रहा है। ऐसे में विजय होने के क्या मायने हैं, ऐसे में तमिलनाडु के क्या मायने हैं, अगले आने वाले कुछ मिनटों में मैं आपको बताऊंगी। और ये भी बताऊंगी कि क्यों उत्तर भारत में कोई भी फिल्म एक्टर वो ऊंचाइयां नहीं छू पाया राजनीति में जो विजय ने, या इसके अलावा जयललिता ने, या इसके अलावा एनटीआर ने, एमजीआर ने। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कामयाबी हासिल की है, लेकिन विजय की कामयाबी पूरे तौर पर नायाब है, यूनिक है और बहुत अलग है बाकी लोगों से। ये कुछ मिनटों में आपको बताऊंगी और क्यों उत्तर भारत में ऐसा नहीं हो पाया लेकिन दक्षिण भारत में ऐसा क्यों हो पाया। लेकिन फिलहाल विजय की ये तस्वीरें आप ये देखिए शपथ ग्रहण समारोह की, साफ तौर पे ये पता चलता है कि कितने बड़े नेता के तौर पर ये उभर रहे हैं। जी हाँ, विजय का मुख्यमंत्री बनना सिर्फ सरकार का बदलना नहीं है। मैंने आपको बताया कि जैसे कि हम देख रहे हैं भारत के ज़्यादातर हिस्सों में हिंदुत्व और बहुसंख्यक राजनीति की मजबूत इस तरह से हो रही है कि दानव खा रहा है। ऐसे में दलित ईसाई नेता को चुना जाना, सेक्युलरिज्म, सामाजिक न्याय और बराबरी की बात करने वाले एक नेता का चुना जाना पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज यानी राजनीतिक संकेत है और राजनीतिक संदेश है। विजय ने 60 साल पुरानी राजनीति की जितनी भी मान्यताएं और परंपराएं थीं, ऐसा लगता है कि उनको एक झटके में ऐसे ही तोड़ दिया है। आप सोचिए,
2 साल के आसपास पुरानी इस पार्टी ने कितने बड़े बड़े जो खंबे थे उनको उखाड़ फेंका है आम जनता के सपोर्ट से। उनके जो फैंस हैं वही उनका काडर है। कई बार ये पूछा जा रहा है कि इतना पैसा कहाँ से आया, ज़मीन पर वो लोग काम करने वाले कहाँ से आए, कैसे पूरे एक सिस्टम को उखाड़ फेंका। ना डीएमके ना एआईडीएमके, दोनों में से कोई पॉलिटिकल पार्टियां नहीं। पिछले 60 सालों में इन्हीं पॉलिटिकल पार्टी को या तो एक या दूसरे को लगातार सत्ता मिलती रही, और इस वक्त ये तीसरी पार्टी कहां से आई। ऐसे वक्त में जब आप देखिए कि इंडिया अलायंस पे इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है कि इंडिया अलायंस के अंत की यानी उसके मर्सिया पढ़ा जा रहा है कि अब तो आप मौत हो चुकी है, अब आपके मर्सिया पढ़ने की बारी है। ऐसे वक्त में एक नई पार्टी का उदय हो जाता है। तो डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जितना अंत होता है उतनी शुरुआत भी होती है। तो सीधे तौर पे आप ये देखिए कि 1962 के बाद पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। अब ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये साफ तौर पर बताती हैं कि इस व्यक्ति की जो लोकप्रियता है वो कितने चरम पर है। विजय की जीत एक अभिनेता की राजनीतिक सफलता ही नहीं है, बल्कि उस समय में तमिलनाडु की वैचारिक घोषणा है जब देश के बड़े हिस्से में राजनीति, धर्म और बहुसंख्यक पहचान के इर्द गिर्द खड़ी की जा रही है। ऐसे दौर में तमिलनाडु ने एक दलित ईसाई नेता को चुना है जिसने अपनी राजनीति को हिंदुत्व, धार्मिक ध्रुवीकरण और नफरत की भाषा से दूर रखा। विजय की पहचान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो उस भारत से अलग राजनीतिक रास्ता दिखाती है जहां सत्ता के केंद्र में हिंदू राष्ट्रवाद है, यानी हिंदू नेशनलिज्म, यानी रिलीजियस नेशनलिज्म। उत्तर भारत के कई राज्यों में चुनाव अब विकास, शिक्षा या रोजगार से ज्यादा मंदिर, मुसलमान और पहचान की राजनीति पर लड़े जा रहे हैं। हमने देखा है कि बंगाल तक जो ऐसा राज्य रहा जो धार्मिक सौहार्द की एक बड़ी प्रतिमूर्ति के तौर पर उभरा कई दशकों में, वहां पर भी देखिए अब मस्जिद के सामने डीजे बजाकर नाच गाना हो रहा है, दर्जनों दुकानों को जलाया जा रहा है। इस तरह की तस्वीरें, मणिपुर जैसी तस्वीरें अब बंगाल से सामने आ रही हैं जहां पॉलिटिकल वायलेंस ने पूरे तरीके से हद कर दी है। यानी पोस्ट पोल चुनाव के बाद जो वायलेंस हो रहा है वो अभी भी टीएमसी से लेकर वहां के मुसलमानों तक हर किसी पर हमले हुए हैं और पूरी बंगाली अस्मिता दांव पर लगी हुई है। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का, आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ऐसे वक्त में हम देख रहे हैं कि विजय ने सामाजिक न्याय, बराबरी, भाईचारे और तमिल अस्मिता की बात की है। उन्होंने अपने राजनीतिक संदेश में धर्म को सत्ता का हथियार नहीं बनाया। तमिलनाडु की राजनीति लंबे समय से ब्राह्मणवादी वर्चस्व और हिंदुस्तान की राजनीति का विरोध करती रही है। द्रविड़ आंदोलन की पूरी विरासत सामाजिक न्याय, आरक्षण, भाषाई सम्मान और सेक्युलर राजनीति पर खड़ी थी। विजय ने उसी परंपरा को नए दौर में फिर से एक तरह से संजीवनी देते हुए नई जिंदगी देने की कोशिश की है। उनका दलित ईसाई होना भी प्रतीकात्मक रूप से बहुत बड़ा संदेश देता है। ऐसे समय में जब अल्पसंख्यकों और दलितों को राष्ट्रवाद की मुख्यधारा से बाहर निकाला जा रहा है, तमिलनाडु ने एक ऐसे नेता को चुना है जिसकी पहचान ही भारत की प्रतिनिधित्व करती है विविधता का। यह संदेश सिर्फ तमिलनाडु के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए है। लोकतंत्र का मतलब बहुसंख्यकवाद नहीं है, एक धर्म का प्रभुत्व नहीं है, बल्कि हर समुदाय की भागीदारी है। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात बहुत सारे अलग विषयों में यह भी है कि विजय ने किसी भी तरीके से अपने आप को एक बीजेपी के विरोध में खड़ा हुआ नेता नहीं साबित किया। यानी ये नहीं कहा कि सिर्फ इसलिए उनकी राजनीति है चूंकि वो बीजेपी के विरोध में खड़ी है या नरेंद्र मोदी के विरोध में खड़ी है। सीधे तौर पे वो ये कहते हैं कि उनके मूल्य क्या हैं, उनके सिद्धांत क्या हैं, वो किस बात में विश्वास करते हैं। तो ये सिर्फ विरोध की राजनीति नहीं है, ये अपने मूल्य, अपने सिद्धांत, अपने प्रिंसिपल्स और अपने कन्विक्शंस की ये पूरी राजनीति है। तो आप ये देखिए कि कई लोग ये कह रहे हैं कि पहले भी इतिहास रहा है कि स्टारडम लोगों का, जो वहाँ एक्टर्स हैं उन्होंने उसको जिता लिया है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। स्टारडम तो उत्तर भारत में भी, अगर यही काफ़ी होता कि खाली शोहरत और काफ़ी सिर्फ स्टार होना काफ़ी होता तो अमिताभ बच्चन आज कम से कम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो होते। धर्मेंद्र कम से कम कहीं राज्य में ही सही चाहे मंत्री तो बन गए होते। हेमा मालिनी को कम से कम कोई एक बड़ा ओहदा तो हासिल हुआ होता। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, न सिर्फ कि बीजेपी में बल्कि इस तरफ भी आप देखिए सेक्युलर पॉलिटिक्स में भी वो जगह नहीं मिली, बल्कि सामाजिक पूरे तरीके से तमिलनाडु की जो जीत है ये सामाजिक गठबंधन की जीत है कि वही लोग
जो कि विजय की फिल्में देखने जाते थे वही लोग आके वोट देने लगे। यानी भीड़ को वोट में तब्दील करने का एक बहुत ही नायाब हुनर ये विजय ने करके दिखाया है। तो सीधे तौर पर तमिलनाडु में चुनाव में सिर्फ सरकार नहीं चुनी गई, बल्कि उसने ये भी तय किया तमिलनाडु की जनता ने कि उसकी पहचान हिंदुत्व की, एक रूपता की, यानी यूनिफॉर्मिटी की जो राजनीति है उससे बिल्कुल अलग रहेगी। और यही विजय की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत है। अब स्टारडम पे अगर आ जाएं तो फिल्में भी जिस तरह की लेकर आए, यानी तमिल सिनेमा के जो बड़े स्टार इससे पहले आए हैं लेकिन बहुत ज़्यादा सफल नहीं रहे, विजय पहले अभिनेता इस तरह के रहे हैं आफ्टर, जैसे मैंने आपको बताया कि एमजी रामचंद्रन के बाद उन्होंने इतनी बड़ी सत्ता हासिल की है। यानी छोटा मोटा रोल तो मिलता रहा लेकिन इतनी बड़ी सत्ता हासिल नहीं हुई। और फिल्मों से ही सिर्फ उनकी ताकत नहीं आई, उनका जो पूरा फैन क्लब था वो ज़मीन पर उनके लिए काम कर रहा था, एक काडर की तरह तैयार कर रहा था। और पहले वो फैन क्लब था, फिर राजनीतिक मशीन का, एक पॉलिटिकल मशीन का हिस्सा बन गया, जिसने एक बहुत ही छोटी अरसे में परवान चढ़ी इस पार्टी को यहाँ तक पहुँचा दिया। उनकी फिल्मों का अगर हम थोड़ा जिक्र कर लें तो आपके सामने ये आप देख रहे हैं मर्सल नाम की फिल्म, सरकार, मास्टर और बिगल, ये सिस्टम से लड़ने वाले एक हीरो के तौर पर। और मुझे याद आ रहा है इससे पहले जो एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन हुआ करते थे ऐसे वक्त में, 80 और 90 के दशक में, 70 के दशक में भी अमिताभ बच्चन की तूती बोलती थी। एक ऐसा युवा नेता जो कि सत्ता का कॉलर पकड़कर मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ा करता था, मिल में लड़ता था, कभी किसानों के लिए लड़ता था। एक ऐसा एंग्री यंग मैन जो भ्रष्टाचार से बहुत परेशान था, समझौतावादी राजनीति से बहुत परेशान था, गरीबों के लिए लड़ता था। और फिर धीरे धीरे एक ऐसा वक्त आ गया कि वो खुद गरीबों के खिलाफ हो गया और एक ऐसी राजनीति के पक्ष में हो गया। सबसे ज़्यादा तकलीफ मुझे तब हुई जब मैंने अमिताभ बच्चन को राम मंदिर का जो उद्घाटन था तब वहाँ पर सत्ता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए देखा। बहुसंख्यकवाद की जो एक बदसूरत तस्वीर थी उस वक्त अमिताभ बच्चन जैसे नायक के तौर पर वो नजर आई कि वो व्यक्ति जिसको करोड़ों लोगों ने, जिसको अपना प्यार दिया, वो व्यक्ति कैसे सत्ता के आगे नतमस्तक नजर आ रहा था। एक राजनीतिक मंदिर के उद्घाटन में वहां प्रधानमंत्री और पूरी कैबिनेट के सामने वो व्यक्ति वहां पर खड़ा हुआ था। तब बेहद कचोटा मेरे हृदय को इस तस्वीर ने। लेकिन वापस आती हूँ और आपको बताती हूँ कि किस तरह से डीएमके को तो विजय ने बताया कि वो राजनीतिक दुश्मन है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस को लगातार ये बताते रहे कि जो आइडियोलॉजिकल एनिमी है, जो वैचारिक जो दुश्मन है, वो बीजेपी आरएसएस ही हैं। और पूरी तरीके से ये जो खास लाइन है उनकी, ये जो राजनीतिक लाइन है, इससे वो दूसरे जो एक्टर्स भी हैं और दूसरे जो नेता हैं उन्हें पूरे तरीके से उनसे अलग करते हैं। तो विजय ने अपनी राजनीति को तमिल पहचान, सामाजिक न्याय और भाईचारे से इस तरह से जोड़ दिया कि बिल्कुल दिल से दिल मिल गया, दिमाग से दिमाग मिला और विचार से विचार मिल गया तमिलनाडु के लोगों का इनके साथ। खासकर तो राजनीतिक जीत नहीं बल्कि बड़े सामाजिक बदलाव के प्रतीक, यानी सोशल चेंज, जिसका जिक्र तो हम बार बार करते हैं, जिसका शोर तो अक्सर होता है लेकिन उसकी मिसाल के तौर पर बहुत कम नज़र आता है। आज विजय के तौर पर हमें उस राजनीतिक बदलाव यानी सोशल चेंज के एक प्रतीक और एक संदेश के तौर पर विजय यहाँ पर खड़े हुए नजर आते हैं। तो मैंने बताया आपको कि पहले फिल्मों में लड़ते लड़ते उनकी फिल्मों में भी जिस तरह की एक तरह से मैसेजिंग की गई वही उनकी राजनीति में भी आ गया। अब मैं बात कर रही थी अमिताभ बच्चन की। पूरा उनका राजनीतिक सफ़र अगर आप देखें तो 1984 में राजीव गांधी के बेहद करीब माने जाते थे वो। इलाहाबाद से उन्होंने जीत भी दर्ज की थी और बहुत ही भारी उनकी जीत थी, लेकिन कुछ ही सालों में उनको राजनीति छोड़नी पड़ी और बेहद नाकाम व्यक्ति के तौर पर वो देखे गए, एक नेता के तौर पर, क्योंकि सीधे तौर पर उनकी राजनीति में कोई सिद्धांत नहीं थे, कोई उसूल नहीं थे, कोई उनकी राजनीति का एक ढांचा नहीं था। वो सिर्फ एक अवसरवादी व्यक्ति के तौर पर जाने जाएंगे। पूरी हिंदी बेल्ट में आप ये बताइए कि अमिताभ बच्चन से ज़्यादा कौन ऐसा व्यक्ति, कौन ऐसा एक्टर रहा होगा जिसको इतना समर्थन मिला हो। सेम बात की जा सकती है, मैं कहूँगी सीधे तौर पर शत्रुघ्न सिन्हा के लिए भी, कि एक राजनीति के सिर्फ हिस्से के तौर पर वो सिमट कर रह गए। अब ये देखिए, आप विजय से भी तुलना अगर करें तो शत्रुघ्न सिन्हा पार्टी के भीतर के ही नेता बने, अपनी कोई पॉलिटिक्स की उन्होंने शुरुआत नहीं की। इसके अलावा धर्मेंद्र, उनको लेकर भी अफसोस होता है, हालांकि बेहद सेक्युलर, बहुत ही लिबरल विचारों वाले व्यक्ति रहे वो। जितने कामयाब वो फिल्मों में रहे उसका एक अंश भी कामयाबी उनको नहीं मिल पाई राजनीति में। हेमा मालिनी को आप देखिए, किस तरह से हेमा मालिनी भी पूरी तरीके से मिसफिट इस पूरी पॉलिटिक्स में पाई गई। भगवा ताकतों के साथ हाथ मिलाकर जो भी कुछ बचा था हेमा मालिनी का फिल्मी करियर से जो उन्होंने हासिल किया था वो खो दिया एक तरह से उन्होंने राजनीति में आकर। गोविंदा और इसके अलावा बहुत सारे तमाम लोग इसी तरीके से। मैं कह रही हूँ कि नॉर्थ की ये पूरा जो सड़ी हुई जो राजनीतिक हमारी जो परंपराएं हैं, और ये कहते हुए मुझे अफसोस नहीं, और आप जानते हैं मैं एक नॉर्थ इंडियन हूँ, उत्तर प्रदेश की मेरी पैदाइश है, लेकिन आज मैं शर्मसार हूँ
मैं अफसोस करती हूँ और बेहद दुख के साथ इस बात को कह रही हूँ कि उत्तर भारत में शायद अब कम से कम अगले कुछ सालों तक कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई समाजवाद की, सामाजिक न्याय की, धर्मनिरपेक्षता की या उदारवाद की कोई राजनीति हो। क्या हम दक्षिण भारत की किताब से एक पन्ना उखाड़ कर कुछ दर्स हासिल कर सकते हैं?